नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा ट्विस्ट आ गया है। अब अजीत पवार की पार्टी ने मुस्लिम समुदाय को 10% टिकट देने का ऐलान किया है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी रणनीति और वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया है। लेकिन इसी बीच बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जहां नीतीश के मुसलमान वोटर का भी प्रभाव रहता है। तो क्या महाराष्ट्र में बीजेपी की बयानबाजी बिहार की राजनीति को प्रभावित करेगी? और दूसरी ओर महाराष्ट्र में सिंधे गुट की शिवसेना से टूटकर कई लोग फिर से उद्धव ठाकरे के साथ जा रहे हैं। ये सभी मुद्दे हम शो में फोकस करेंगे। आइए जानते हैं इन राजनीतिक घटनाओं का असर महाराष्ट्र और बिहार दोनों राज्यों की राजनीति पर कैसे पड़ेगा और राष्ट्रीय राजनीति में इसका क्या महत्व होगा। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार उमा जी। सर, अजीत पवार द्वारा मुस्लिम समुदाय को 10% टिकट देने की घोषणा को बीजेपी ने वोट बैंक की राजनीति बनाया है। क्या ये बयान महाराष्ट्र में बीजेपी को चुनावी नुकसान पहुंचा सकता है या कुछ और? मुझे तो लगता है रुमा जी ये कुछ और है और मुझे नहीं लगता कि बिना सहमति के अजीत पवार जो है तैयार हो गए होंगे कि 10% जो है सीटें जो उनके कोटे में आने वाली हैं वो सीटें जो है मुसलमानों को दी जाएं। दरअसल अगर आप पूरे चुनाव की एनालिसिस करें लोकसभा चुनाव की और उसमें आप देखेंगे जो 48 लोकसभा सीट थी उसमें से लगभग 14 सीट ऐसी हैं जहां पे मेजोरिटी ऑफ जो वोट्स कह सकते हैं या जो वोट को प्रभावित करने वाली जो जनसंख्या है वो मुसलमानों की है और अच्छी खासी तादाद में है। आप यूं समझ के चलिए कि कम से कम उसमें से 4 से 5 सीटें तो ऐसी हैं, 4 से 5 सीटें ऐसी हैं जिसमें लगभग 21 से लेकर 30% तक जो है मुस्लिम वोट है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताता हूँ और इस बात को लेके एक सुगबुगाहट जो है महाराष्ट्र की राजनीति में शुरू हो गई है और वो मुझे लगता है उसके बाद वो सुगबुगाहट जो है बिहार भी पहुंचेगी और वो दिल्ली भी पहुंचेगी निश्चित रूप से। दरअसल धुले में जब चुनाव हुआ था धुले की एक वो सीट है जहां से भारतीय जनता पार्टी जो है 2009 में भी 2014 में भी जीती थी और 2019 में भी चुनाव जीती थी लोकसभा का। दरअसल वहां कांग्रेस ने अपना एक कैंडिडेट खड़ा किया था और वहां 6 विधानसभा उस धुले रीजन के अंदर लगती हैं और जो 6 विधानसभा थी जब वोटों की काउंटिंग शुरू हुई तो काउंटिंग में देखा गया कि 4 जो विधानसभा थी वहां से बीजेपी का कैंडिडेट लीड कर रहा था और जब वो फाइनल काउंटिंग होती है तो पता लगता है कि जो 2 विधानसभा बाकी बच गई थी उन बाकी बची हुई विधानसभा में इतना ज्यादा वोट पोल हो गया कि कांग्रेस का कैंडिडेट 3,831 वोटों से चुनाव जीत गया। अब इस बात की समीक्षा जो है बीजेपी ने चुनावों के बाद कि हमारी हार कहां हुई, क्यों हुई और कैसे हुई, वो उन्होंने उस मसले को छोड़ के कि भाई कि प्रधानमंत्री का नाम नहीं चला या प्रधानमंत्री जो है अब इतने मुफीद नाम नहीं रह गए कि देश की राजनीति को प्रभावित कर सकें। लेकिन उन्होंने एक नया शिगुफा जो है छोड़ दिया, वो ये छोड़ दिया कि जिहादी वोट जो है जिहाद वोट जो है 14 सीटें ऐसी हैं लोकसभा की जहां पे जिहाद वोट अफेक्ट कर रहा है। जिहाद वोट का टर्म उनका कहने का मतलब ये है कि मतलब मुसलमानों का वोट वो इतना ज्यादा एक तरफ पड़ रहा है और हिंदू वोट नहीं पड़ पा रहा उसको काउंटर करने के लिए। अब सवाल ये है रुमा कि अगर और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कही है और इतने संवैधानिक पद पे होने के बाद उन्होंने ये बात कही है। तो ये बात बहुत दूर तक जाएगी और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में धीरे धीरे गर्माहट और पैदा करेगी। कारण सबसे बड़ा मुझे ये दिखाई देता है कि लगभग 125 सीटें ऐसी हैं, 288 में से 125 सीटें ऐसी हैं जिन सीटों के ऊपर निर्णायक भूमिका में मुस्लिम वोट है और जैसे जैसे वो बोलेंगे वो सोचते हैं। अभी प्रधानमंत्री भी 2 दिन पहले वहां गए थे, उन्होंने भी ये नारा दिया है कि आप लोग संगठित होकर, अब वो संगठित किसके अगेंस्ट संगठित करने को कह रहे हैं? वो मुस्लिम वोट के अगेंस्ट में हिंदू वोट को कंसोलिडेट करने को कह रहे हैं। तो हिंदू वोट तो हमेशा से ही कंसोलिडेट है, वो कभी अलग नहीं पड़ा। वो अलग बात है कि अलग अलग पार्टीज के अंदर वो अपने हिसाब से जाता रहा है, जिसको वो बोलते हैं कुछ सेकुलर वोट है, सेकुलर वोट में सेकुलर हिंदू मान लेते हैं, हार्डलाइनर वोट जो है शिंदे के साथ जाएगा या जो है बीजेपी के साथ जाएगा। तो इसको लेके मुझे लगता है कि राजनीति गर्मा रही है। बीजेपी इस बात का आकलन नहीं कर रही कि हरियाणा के अंदर क्या हुआ है। हरियाणा के अंदर जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहे हैं, अगर मान लीजिए वो एग्जिट पोल में तब्दील हो जाता है तो मुझे लगता है कि बड़ी मुश्किल हो जाएगी जो है महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर और महाराष्ट्र की राजनीति में चुनाव लड़ने की। कारण क्या है कि
कांग्रेस पार्टी और जो इंडिया गठबंधन है उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा और उनका उनका हार जीत जो है परसेप्शन बदलती है। अभी तो कांग्रेस पार्लियामेंट में वॉइसिफेरस दिखाई देती है जब उसके पास 102 या 100 सीटें हैं लोकसभा के अंदर। अगर एक एक करके राज्य उन्होंने ले लिए, फर्ज करिए कि हरियाणा भी उनके पास आ गया, उनकी बाद में जो है राज्यसभा में भी सीट बढ़ेंगी, यूनियन टेरिटरी मान ली जम्मू कश्मीर से वो जीत के आ जाते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, तो वहां पे भी उनकी राज्यसभा की सीटें बढ़ेंगी निश्चित रूप से। तो मुझे लगता है कांग्रेस और ज्यादा आक्रामक होगी। और अभी तो एक बानगी आपको दिखाई दी है, अभी एक तो बानगी दिखाई है कि भाई कोई प्रधानमंत्री, पहली बार मैंने 10 साल में देखा कि आप एक बिल लेकर आए और बिल पे सहमति नहीं बन पाई, तो उसको आपने पहली बार जो है जेपीसी या स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया। तो ये जो चीज है मुझे लगता है कि इसके बहुत दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। कल का जो रिजल्ट आने वाला है विधानसभा का, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का, इसके बड़े दूरगामी परिणाम मुझे महाराष्ट्र की राजनीति में दिखाई देते हैं। बीजेपी के पास क्या नैरेटिव है? बीजेपी क्या यही जिहाद जिहाद वोट चिल्ला के इसका नैरेटिव लेके जाएगी, या उसके पास वाकई में कोई रणनीति है? क्योंकि कांग्रेस ने जो हरियाणा में चुनाव लड़ा है वो तो एंटी इनकम्बेंसी तो था ही, लेकिन उनके पास एक नैरेटिव था, उनके पास जवान थे, उनके पास किसान थे, उनके पास पहलवान थे, उनके पास एक नैरेटिव था। अब वही इनके एक पास ऐसा ही क्या है? नैरेटिव। जी। जी, मैं अब इनके पास क्या नैरेटिव है? इनके पास क्या नैरेटिव? इनके पास कोई नैरेटिव नहीं। उनको बचा कुछ एक नैरेटिव मिला शैलजा को मतलब वो भी एक दलित वोट को लाके उसको एक चेहरा बना के बैठाने की कोशिश की गई। लेकिन ये एक बात समझ में नहीं आ रही है कि राहुल गांधी फिर संविधान की किताब लेके जो है महाराष्ट्र में घूमेंगे, जगह जगह घूमेंगे। वो आरक्षण की बात करेंगे, वो आरक्षण इस बात की भी बात करेंगे कि सरकार अगर हमारी केंद्र में आती है तो हम 50% जो आरक्षण की कैप है उसको भी हटाएंगे। और जो मराठा आरक्षण को लेकर विदर्भ में जो एक आंदोलन सा चल रहा है, बहुत लंबे समय से चल रहा है, हालांकि उसको उसको उसके जो बहुत सारे प्रोस एंड कॉन्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है डिस्कस करने के लिए, वो एजुकेशन का विषय है या एक बिल बनाने का विषय है। लेकिन ये महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी तेजी से उभरेगा। अब महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर आप यूं समझ के लीजिए कि 11 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है, 12% से ज्यादा मुस्लिम वोट है, और कहीं कहीं तो ये ज्यादा 25 से 30% पॉपुलेशन, जैसे उस्मानाबाद है, धुले का सीट है, और अरुणनगरी है, और तमाम ये इलाके लगभग ऐसी 14 लोकसभा सीट से जहां पर डायरेक्ट उनका असर होता है। इसके बाद दलित वोट, उसे कैसे काउंटर करोगे? क्योंकि आज लोकसभा में एक आरक्षण के नाम पे आपने झूठ बोला, लेकिन अगर आरक्षण के नाम पे कांग्रेस झूठ बोल रही तो उसकी सफाई आप दे क्यों नहीं रहे? किसी चुनाव में दे क्यों नहीं रहे हैं आप? ना तो आप हरियाणा में बोलते हुए दिखाई दिए, ना आप जम्मू कश्मीर में बोलते हुए दिखाई दिए। तो लगता है कि राहुल गांधी फिर जो है हाथ में लाल किताब लिए बिल्कुल महाराष्ट्र में निकलेंगे और फिर उस मुद्दे को उठाएंगे, आरक्षण के मुद्दे पे। और आरक्षण का मुद्दा तो एक तो देशव्यापी है ही है, प्लस जो है महाराष्ट्र के अंदर मराठवाड़ा जो आरक्षण है उसको लेके बातचीत करेंगे। मुझे लगता है बीजेपी के पास कोई नैरेटिव नहीं ला पा रही बीजेपी कि राहुल गांधी को अब वो कैसे काउंटर किया जाए। अगर ये स्थिति रही तो मुझे तो बिल्कुल ओपन एंड क्लियर ग्राउंड दिखाई देता है कि महाविकास आघाड़ी जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन जो है लोकसभा की तरह करने जा रही है। जी सर, इस शिवसेना शिंदे गुट से नेताओं का जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना में वापसी का जो सिलसिला है वो बहुत तेज हो गया है। क्या भाजपा और शिंदे की ताकत को कमजोर कर रहा है? इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, चुनाव के समय हमेशा अक्सर ऐसा ही होता है। आप तो चुनाव से पहले ही हरियाणा के अंदर एक इसकी बानगी देखी है। सबसे बड़ी बात क्या है कि 1 बजे अशोक तंवर रैली कर रहे थे बीजेपी की, और 2 बजे रैली कर रहे थे, वो रैली में कांग्रेस की रैली कर रहे थे। 1 घंटे के अंदर ही वो कांग्रेस के अंदर शामिल हो गया। तो अभी क्या है, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के जितनी भी पार्टीज हैं, उनके जितने भी लीडर्स, जितने भी विधायक हैं, मुझे लगता है जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा उस सिचुएशन को असेस करेंगे। और सभी पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो एक ये समझ लीजिए एक बॉक्स खोल के रखती हैं कि दूसरी पार्टी के लोग अगर मजबूत कद के लोग हमारे पास आते हैं, अगर हमारे पास आते हैं तो उनको कहाँ एडजस्ट किया जाएगा और कैसे एडजस्ट किया जाएगा। तो बीजेपी में तो ये मास एक्सोडस पिछले 10 साल से चल रहा है कि विभिन्न पार्टी के लोग टूट टूट के बीजेपी में शामिल हो गए, और उस बात को लेके महाराष्ट्र में शुरुआत भी ये हो गई कि बीजेपी उन लोगों को भी शामिल कर रही है जिनके ऊपर वो कल तक आरोप लगा रही थी। मेरा साफ तौर पर कहने का मतलब यह है कि वो अजीत पवार पे हमेशा से 70,000 करोड़ का घोटाले के आरोप लगाती रही, और पता नहीं क्या क्या बीजेपी ने अपने सार्वजनिक मंचों से बोला, लेकिन जब सत्ता बनाने की बात आई तो उन्हीं लोगों के साथ उसने हाथ मिलाया
जिन लोगों के हाथ गंदे थे बीजेपी के अनुसार। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो एक्सोडस तो आपकी शुरुआत भर देखी है, अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, चुनाव डिक्लेयर होने दीजिए और डेट आने दीजिए कि इस दिन पहले फेज का या दूसरे फेज का जो है नॉमिनेशन होने वाला, उससे पहले साफ तौर पे आपको एक क्लियर डिमार्केशन दिखाई देगा और एक लहर दिखाई देगी। जैसे बीजेपी कांग्रेस के अंदर हुआ ना, कांग्रेस में असंतुष्ट जरूर थे, लेकिन बीजेपी से मास एक्सोडस करने वाले कांग्रेस के अंदर ज्यादा थे। तो साफ तौर पे दिखाई देगा कि कितना एक्सोडस जो है शिंदे की पार्टी से हो रहा है, कितना एक्सोडस बीजेपी से हो रहा है। क्योंकि अगर बीजेपी से कोई बड़ा लीडर आता है कांग्रेस के पास टिकट मांगने के लिए और कांग्रेस को लगता है कि वो बहुत मजबूत कैंडिडेट है, तो कांग्रेस हो सकता है अपना जो सिटिंग कैंडिडेट है उसे ड्रॉप करके उनको टिकट दे। क्योंकि आज की तारीख में कांग्रेस के पास तो फेसेस दिखाई देते हैं कि भाई उनके पास नाना पटोले हैं और तमाम लीडर्स हैं जिनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। मराठवाड़ा रीजन में बीजेपी ने बहुत कोशिश किया कि कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा तोड़ के लाया जाए। अशोक चौहान को लाए भी अपने साथ तोड़ के विदर्भ रीजन के अंदर, जो पूरा शुगर बेल्ट लगता है। लेकिन साफ तौर पे हुआ क्या, उसका कोई भी असर जो है महाराष्ट्र की राजनीति में या लोकसभा चुनावों में नहीं दिखाई दिया। तो अब मुझे लगता है कि अब वो शायद कहीं ऐसा ना हो कि अशोक चौहान जो है इस चुनाव के अंदर ही हाशिए पे चले जाए और दोबारा कांग्रेस की राह पकड़ लें। तो ये भी संभव हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एकनाथ शिंदे के बहुत सारे जो लोग, अभी तो शुरुआत हुई है, एकनाथ शिंदे के तमाम लोग जो असंतुष्ट हैं और जो आज समझते हैं कि उद्धव ठाकरे के पास आज भी मुंबई वृत्त रीजन के अंदर जो है बहुत सेंटीमेंट्स है, उसके पास सेंटीमेंट से लोग उसे उसे ही असली जो है शिवसेना मानते हैं। तो मुझे लगता है और उन्हें लगता है कि ये जिताऊ टिकट है हमारे लिए। तो निश्चित रूप से आपको जो एक एक्सोडस दिखाई देगा, एक मास मूवमेंट दिखाई देगा कि लोग इधर से शिफ्ट होकर इधर जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी के पास फिलहाल तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कोई नैरेटिव नहीं है। आरएसएस भी क्या नैरेटिव लेके जनरेट करेगी या बीजेपी खुद क्या नैरेटिव महाराष्ट्र की राजनीति में करेगी, ये मुझे थोड़ा सा एक धुंधली तस्वीर जो नजर आ रही है, वो मुझे क्लियर नहीं हो रहा कि अभी क्या उनके पास है देने के लिए महाराष्ट्र के पास। जी। चुनावों तक मतलब आया राम गया राम का सिलसिला चलता रहेगा। अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सर, इसका जो राजनीति का असर है वो राष्ट्रीय स्तर पर कितना देखने को मिलेगा? ये तो मुझे लगता है कि पहले तो ये 2 राज्यों के चुनाव और उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव। मुझे कोई मतलब अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बीजेपी जो है बहुत ज्यादा बैकफुट पे आ जाए कहीं। हो सकता है कि वो झारखंड जीत ले, पर मुझे जो सूचनाएं आ रही हैं उस हिसाब से ये लग रहा है कि झारखंड भी उनके लिए ज्यादा कोई बहुत अच्छा बैटल ग्राउंड नहीं है फिलहाल के लिए। लेकिन जो स्थिति दिखाई दे रही है, बीजेपी बहुत ज्यादा बैकफुट पे आ जाएगी और एक हार जो है ना लोगों का परसेप्शन बदलती है और वो परसेप्शन कहीं परकुलेट कर गया कि मोदी इज नॉट अ विनेबल फैक्टर नाउ। अगर ये परसेप्शन कहीं हो गया तो आप समझिए कि फिर तो एक एक करके किले जो है धराशायी होना शुरू हो जाएंगे। वो किला जो है वो किला हो सकता है कि आपका बिहार का भी किला ढह जाए, वो हो सकता है उसका साफ तौर का असर जो है दिल्ली में भी दिखाई दे। क्यों? हरियाणा का असर जो हार जीत का जो असर होगा वो एक दिल्ली में जरूर दिखाई देगा। मुझे लगता है कि इनफैक्ट जो केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी है, वो भी दिल्ली में कहीं ना कहीं कांग्रेस के बढ़ते कदम को देखते हुए कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आए और हो सकता है कि इस बार केजरीवाल की तरफ से खुद ऑफर किया जाए कि हम जो है कांग्रेस के साथ कोalition के अंदर चुनाव लड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीति में कभी कोई अछूता नहीं है। मुझे वो दिन भी याद है जब मुलायम सिंह की बहू को जिताने के लिए कल्याण सिंह जो है एक मंच साझा कर सकते हैं इटावा के अंदर। तो राजनीति के अंदर कुछ भी संभव है, जो कभी दोस्त थे वो कभी दुश्मन भी बन सकते हैं। हालांकि मुझे तो एक इंटरेस्टिंग एपिसोड जो है उसमें भी नजर आता है कश्मीर के अंदर। अगर बीजेपी जैसे एक्सपेक्ट कर रही है कि हम जम्मू रीजन के अंदर लार्जर पार्टी होंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है लार्जर पार्टी कश्मीर के अंदर होगी, तो मुझे एक परम्यूटेशन ये भी समझ में आता है कि कांग्रेस के साथ उनका प्री पोल अलायंस जरूर था नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। अगर कहीं ना कहीं 2-4 सीटें 5 सीटें कम होती हैं तो मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ हाथ मिला ले। क्योंकि कश्मीर में मुझे ये दिखाई देता है कि कश्मीर में वो पार्टी अपने आप को सरवाइव करना चाहती है जिसको सेंटर में जिसकी सरकार हो, क्योंकि वो सेंटर से एक पर्टिकुलर रिलेशन बना के रखना चाहती है। क्योंकि तमाम विकास के जो है सारी चीजें हैं जो कश्मीर में डेवलपमेंट करना है, सिक्योरिटी फोर्सेस का मामला है, प्लस वो आज यूनियन टेरिटरी का मामला
रहा है। तीसरी चीज ये भी दिखाई देती है कि यूनियन टेरिटरी है तो उनकी जो पावर्स है वो कर्टेल कर दी गई है। जब असेंबली बनेगी उसके बाद मालूम पड़ेगा कि उनकी कितनी पावर्स वापस हुई हैं, कितनी सारी चीजें हैं। तो मुझे राजनीति में कुछ भी अछूता नहीं दिखाई देता। आज वो पाकिस्तान पाकिस्तान या कश्मीर कश्मीर चिल्ला रहे हैं, बीजेपी नेशनल इंटरेस्ट दिखा रही है वहां पे, तो हो सकता है वो कभी भी हाथ मिला है। तो ये बात आज मुझे लगता है थोड़ी देर पहले वेणुगोपाल ने ट्वीट भी किया है और उन्होंने इस बात की ये ट्वीट में ये कहा है, अभी थोड़ी देर पहले का ट्वीट है, उन्होंने कहा भी है कि हमें एक इमिनेंट डेंजर दिखाई देता है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है कश्मीर के अंदर एज बीजेपी एक्सपेक्ट, जैसा बीजेपी आशा कर रही है कि वहां जो है हंग असेंबली बनने वाली है। लेकिन वो हम लोग तैयार हैं उस सारी चीज के लिए, मतलब एवरीबडी नोज कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। तो कल मुझे लगता है कि एक बड़ा दिन होगा और एक अगर जैसे एग्जिट पोल आ रहे हैं ऐसे एग्जिट पोल में तब्दील होते हैं तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मोमेंटम एक राजनीति में क्रिएट होने वाला जिसका असर सीधा सीधा झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में मुझे दिखाई देता है। जी कश्मीर की बात कर लेती हूँ मैं। जैसे कश्मीर में एक नारा है बीजेपी का कि हमेशा हिंदू सीएम लेकर आना है। अगर कोई और चेहरा होता है हिंदू सीएम के अलावा तो वो चेहरा कौन सा हो सकता है कश्मीर में? देखिए अभी ये कहना तो मुश्किल है लेकिन हिंदू सीएम तो मुझे नहीं लगता कि होगा कोई भी हिंदू सीएम, क्योंकि बीजेपी तो घाटी के अंदर केवल 19 सीटों पे लड़ी और 28 सीटों उसने वॉक ओवर दे दी। तो 19 सीटों में से जो दिखाई दे रहा है मतलब जो वोट शेयर उनका दिखाई देता है मुझे, वो उसमें से एक भी सीट जो है तब्दील नहीं हो रही है। मतलब जो वोट शेयर वो सीटों में तब्दील नहीं हो रहा घाटी से, तो घाटी से तो उनको एक भी सीट मिलना बहुत मुश्किल है। जो भी उनको मिलने वाला है, जो भी फायदा मिलने वाला है वो उन्हें जम्मू से मिलने वाला है। तो जब पिछली बार आपको याद होगा कि 10 साल पहले जब चुनाव हुए थे तो उन्होंने जो है पीडीपी के साथ हाथ मिलाया था और जो है पीडीपी के नेता को ही जो है उन्होंने सीएम चुना था। तो ये तो अभी मेरी लगता है बहुत दूर की कौड़ी है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी हिंदू फेस वहां है उनके पास जो कश्मीर के अंदर राज कर सकते या सीएम बन सके। ये जरूर मुझे कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी मुझे लगता है इस तरह का भी कुछ कर सकती है कि अगर उन्हें कहीं मेजोरिटी नहीं मिलती और उन्हें लगता है सिर्फ टू पार्टी कोalition से ही हम गवर्नमेंट बना सकते हैं, तो मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल गुरेज नहीं करेगी, बिल्कुल दोस्ती का लिहाजा नहीं करेगी, क्योंकि राजनीति का मतलब सत्ता, और सत्ता आप कैसे प्राप्त कर रहे हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है। और फिर कौन देखता है, फिर बीटिंग ट्रैक तो आप पीटते रहिए, उसके बाद देखा जाएगा। तब तक 5 साल निकल जाएंगे, उसके बाद आप जनता से हिसाब मांगिए, आपने धोखा किया, ये किया वो किया, वो बाद में जवाब देंगे। लेकिन 5 साल के लिए तो सीएम के नाम पे मोहर लगी जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये भी हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है हाथ मिला ले बीजेपी के साथ या बीजेपी ऑफर कर दे। मुझे लगता है कि ये शुरुआत हो चुकी है कश्मीर में, क्योंकि इस तरह से केसी वेणुगोपाल का इस समय रिजल्ट से एक दिन पहले कहीं एक सुगबुगाहट और एक सारी चीजों ने मालूम पड़ गई है कि क्या होने वाला है। तो इसलिए कुछ भी संभव है कश्मीर के अंदर, कुछ भी संभव है, लेकिन हरियाणा में मुझे लगता है क्लियर कट मेजोरिटी बीजेपी कांग्रेस लेने जा रही है। जी सर अभी कश्मीर में चुनावों के दौरान महबूबा मुफ्ती ने एक ही बात बोली है, क्योंकि बीजेपी की सरकार तो जम्मू कश्मीर में नहीं बनेगी, अगर बनेगी तो हमारे साथ दोबारा अलायंस करनी। सब जानते हैं कि आर्टिकल 370 के बाद इनका अलायंस टूट गया था, लेकिन महबूबा मुफ्ती के अंदर इस बार बहुत कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है। हमारे साथ जो अलायंस करेगा सरकार उसी की बनेगी। इस पे थोड़ा सा आप बोल दीजिए। महबूबा मुफ्ती तो मुझे लगता है कि शायद लड़ाई में कहीं मौजूद ही नहीं है। जो वोट शेयर दिखाई देता है और जो ट्रेंड्स दिखाई देते हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है कि महबूबा मुफ्ती से अगर सबसे ज्यादा कोई नुकसान हुआ है तो महबूबा मुफ्ती को हुआ है। और मुझे लगता है 4 से 6 सीट मैक्सिमम मुझे दिखाई देती है कि वो गेन कर पाएंगे, वो भी गेन कर पाई तो, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा में हुआ है ना कि बीजेपी का वोट शेयर तो कम नहीं हुआ, बीजेपी का वोट शेयर कम नहीं हुआ, लेकिन जेजेपी का वोट शेयर सारा कांग्रेस को शिफ्ट हो गया। तो 15% वोट था उनका पिछले चुनावों के अंदर, और वो वोट शेयर कट के जो है सीधा उनके पास पहुंच जाता है कांग्रेस के पास, तो कांग्रेस एकदम आगे निकल जाती है। तो यही मुझे लगता है कि पीडीपी का जो वोट शेयर था वो कांग्रेस और जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चला गया। तो मुझे लगता है कि अगर 4-6 सीटें जिस रीजन में वो अगर बहुत मजबूत है और 1-2-4-5 सीटें निकाल लेती है तो उससे मुझे लगता है कि उनका ही भला होने वाला है। बीजेपी का तो कोई भला नहीं हो पाएगा। और बीजेपी मुझे लगता है कि लंगड़े घोड़े पे बिल्कुल भी दाव नहीं लगाना चाहेगी। जो रेस में लंबा दौड़ है
और जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी है आज की तारीख में घाटी में, तो वो मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी दिखाई देती है पीडीपी के मुकाबले, जो ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं। बाकी कल एग्जैक्ट पोल में क्या होगा, क्या रिजल्ट निकल के आएगा, पेंडोरा बॉक्स में क्या छुपा है, अभी किसी को भी नहीं मालूम, लेकिन ये स्थिति दिखाई दे रही है उस हिसाब से तो मुझे यही कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। अदरवाइज विदाउट हंग असेंबली, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक बढ़िया बहुमत से, और जो सपोर्ट चाहिए उन्हें वो मिल जाएगा। अगर 42-43 भी ले आते हैं तो 3-4 निर्दलीय उनके साथ हाथ मिला सकते हैं एंड दे कैन फॉर्म इजी गवर्नमेंट। पर बीजेपी फिर वही बाहर खड़े खड़े जो है नेशनल इंटरेस्ट का जो है वहां से ढिंडोरा पीटेगी, जम्मू से खड़े होकर, कश्मीर में नहीं। क्योंकि एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट बताता हूँ, कश्मीर जो है कश्मीर और जम्मू और कश्मीर की राजनीति चला रहा है, और जम्मू के साथ मजबूरन क्या है, वो जो बीजेपी का नेशनल इंटरेस्ट है वो उसका दोहन कर रहा है, मतलब वो अपने कंधों पे लेके चल रहा है। इसलिए जम्मू के अंदर आप देखेंगी कि जो ज्यादातर हिंदू पॉपुलेशन है, जितने भी एरिया है, उसमें बीजेपी को सपोर्ट है कि आप हमारा नेशनल नैरेटिव चलाते रहिए। हमारा जम्मू केवल नेशनल नैरेटिव चलाने के लिए है, बाकी सरकार तो कश्मीर से ही चलने वाली है। और कोशिश इस बार की गई थी, डिलिमिटेशन जब किया गया तो कोशिश तो यही किया गया कि सीटें बढ़ाई जाए, तो सीटें बढ़ाई भी गई। 6 सीटें जम्मू में बढ़ाई, इसीलिए 6 सीटें जम्मू में बढ़ाई गई, एक सिर्फ कश्मीर में बढ़ाई गई डिलिमिटेशन में। तो साफ संकेत दिखाई दे रहा है कि जो नेशनल इंटरेस्ट कंधों पे उठाना है जम्मू को, लेकिन बीजेपी इतनी मजबूती से वहां नहीं दिखाई दे रही मुझे कि वो घाटी में सरकार बना ले और वहां कोई हिंदू लीडर। बाकी देखिए कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। मेरा अपना आकलन है, जो स्थिति मैंने ग्राउंड पे देखी है उसके हिसाब से मैं आकलन कर रहा हूं। मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, ना कोई नंबर मैं दे रहा हूं, ना कोई मैं सेफोलॉजिस्ट हूं, लेकिन जो मैंने ग्राउंड पे देखा, जो रिपोर्ट्स हमारे पास है, उसके मुताबिक मैं आपको बात बता रहा हूँ। ये बहुत चीजें तो कल सर हरियाणा और कश्मीर के जो इलेक्शन है उनके आने के बाद ही क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रोमा जी, थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।